वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 25 अगस्त 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में है। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला ये कहता है कि इंडिया की जो क्लीनेस्ट सिटी है वो इंदौर है और उसके बाद नंबर सूरत का आता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि छत्तीसगढ़ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा उन स्टेट्स की कैटेगरी में जहां पर 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़। और तीसरा स्टेटमेंट यह है कि जो चंडीगढ़ रहा उसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी कंट्री का जो है उसके रूप में अवार्ड किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट बताइए सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो यहाँ पर जो सही जवाब है दैट इज़ ए, वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि 100 ULBs से कम की कैटेगरी में जो स्टेट्स आते हैं उनमें बेस्ट परफॉर्मिंग झारखंड रहा है, जबकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है छत्तीसगढ़। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि कैपिटल सिटी में जो सबसे क्लीनेस्ट है वो न्यू दिल्ली है, तो तीसरा भी गलत हो गया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये सर्वेक्षण लॉन्च किया है। इसमें एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे एक प्रकार का ये होता है जिसमें हम ये कैटेगराइज करते हैं कि किस स्टेट ने या फिर वेरियस कैटेगरीज में किसने कैसा परफॉर्म किया है। जो अगला प्रश्न है वो नामथ बसाई प्रोग्राम के बारे में है, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया। ये प्रोग्राम किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, एजुकेशन या फिर एग्रीकल्चर। कई बार यूपीएससी बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी पर क्वेश्चन पूछती है, तो आप ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। सही जवाब बताइए, नामथ बसाई प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो सी करेक्ट आंसर है, एजुकेशन से एसोसिएटेड है। ये नामथ बसाई प्रोग्राम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जहाँ पर जो ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, स्पेशली ये केरला का प्रोग्राम है, तो केरला के जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के ट्राइबल चिल्ड्रन को उनकी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है समग्र शिक्षा केरला के माध्यम से। इसमें देखिए जो 100 ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन हैं उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी ताकि वो घर पर ही अपनी जो लैंग्वेज है उसमें ही इंस्ट्रक्शन पाकर अपनी पढ़ाई कर सकें। लगभग 50 लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ताकि बच्चे अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसे एक्सेस कर पाएँ। प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी उनको ऑफर की जाएंगी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो अगला प्रश्न है वो ट्राईफूड प्रोजेक्ट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो ट्राइबल्स हैं उनकी इनकम को इन्हेंस किया जाएगा। कैसे? ताकि वो बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें या वैल्यू एडिशन कर सकें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सही जवाब यहाँ पर वन ओनली है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, रैदर ट्राइफेड इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इसे लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को। इसमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा कि वो उसे प्रोसेस करें। प्रोसेस करने के बाद चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अगर उसे रॉ फॉर्म में बेचा जाता है तो उसकी कीमतें अच्छी नहीं मिलती। इसी उद्देश्य से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। जो अगला प्रश्न है वो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप के बारे में है। ये एक प्रकार का कम्युनिटी सेंटर है। इसे किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है ये आपसे पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सही जवाब बताइए, सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। सांस्कृतिक सद्भाव, यहाँ पर सांस्कृतिक शब्द है और सद्भाव शब्द है। इन दोनों से आपको थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। सांस्कृतिक शब्द है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो सकता है, सद्भाव शब्द है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी हो सकता है। लॉ एंड जस्टिस नहीं होगा ऐसा लगता है, तो आप इसे तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसका ना तो संस्कृति से कुछ ज़्यादा लेना देना है और ना ही सद्भाव से। संस्कृति देखिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी संस्कृति को लेकर हम अक्सर कंसर्न रहते हैं, तो ये भी सही जवाब हो सकता है। तो थोड़ा बहुत सोचने समझने के बाद यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सांस्कृतिक के साथ सद्भाव भी है, तो सद्भाव की आवश्यकता देखिए हमें कहाँ पड़ती है। कल्चर में देखिए सांस्कृतिक की तो बात बन जाएगी, लेकिन सद्भाव का मुद्दा यहाँ नहीं आता है। कल्चर तो सीधे सीधे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको सांस्कृतिक के साथ सद्भाव भी चाहिए, तो सद्भाव के लिए आप इसे एलिमिनेट कर दीजिए। सांस्कृतिक सद्भाव। अब माइनॉरिटीज़ के बीच में देखिए अक्सर जो कंसर्न होता है वो यही होता है कि उनकी जो संस्कृति है उसे हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सद्भाव की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कोऑपरेशन बिल्ड कर पाएंगे तो हम उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है उसे भी प्रिजर्व कर पाएंगे
और जो सोशल जस्टिस हिस्ट्री है, अगर आप दोनों एक साथ लेंगे, मतलब सांस्कृतिक भी लेंगे और सद्भाव भी लेंगे, तो यहाँ पर सोशल जस्टिस में सद्भाव तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ सांस्कृतिक का कुछ खास मतलब नहीं बनता, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब दोनों वर्ड्स अगर आप एक साथ लेना चाहेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, जो थोड़ा बहुत लॉजिक मिला के लगता है कि हाँ, माइनॉरिटीज़ के हम संस्कृति को भी प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमें सद्भाव की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस लिहाज से आप ये जो ऑप्शन है इसे सही मान सकते हैं। ये एक निकालने का तरीका है, कई बार ये ऑड लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है। आप धीमे धीमे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी के लिए ये अनयूजुअल लग सकता है, मतलब हम माइनॉरिटी अफेयर्स को सांस्कृतिक से ही कैसे जोड़ रहे हैं, सद्भाव से ही कैसे जोड़ रहे हैं, वो जोड़ने की बात है। और देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये प्रैक्टिस आप भी ऑप्ट करें। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को बिना कुछ भी सोचे मत टिक करिएगा, मतलब इस सवाल का जवाब ये होगा, ऐसे नहीं। कुछ सोचिए, कोई तो लॉजिक लगाइए। नहीं पता बिल्कुल, तब भी एक लॉजिक लगाइए। आखिर ये लगाना है तो क्यों लगाना है, कुछ सोच के लगाइए। जब आप कुछ सोच के किसी ऑप्शन को टिक करते हैं तो दो कंडीशंस बनेंगी, या तो वो आपका गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। सही हो जाएगा तो मतलब जो आपने सोचा वो सही था, गलत हो जाएगा मतलब जो आपने सोचा था वो सही नहीं निकला। क्या सोचते कि सही निकल जाता, फिर आप ये सोचते हैं अगर मैंने इसकी बजाय ये सोचा होता तो सही निकल जाता। दोनों ही केसेस में मुद्दा क्या बनता है, मुद्दा ये बनता है कि सांस्कृतिक सद्भाव मंडप आपको हमेशा याद रहेगा, चाहे आपका जवाब सही निकले या गलत निकले, अगर आपने सोचकर जवाब टिक किया है तब। ए इसका करेक्ट आंसर है। हमने जो भी लॉजिक लगाया, लॉजिक लगा के हमने सॉल्व किया, वो लॉजिक हमारा सही था, गलत था, ऑड था, सीधा साधा था, लेकिन आपको वो टॉपिक याद रह जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने अभी एक फाउंडेशन स्टोन स्टैब्लिश किया है इस मंडप का उत्तर प्रदेश में। एक प्रकार का कम्युनिटी सेंटर है जो कि सोशो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देगा, कोचिंग भी देगा, रिलीफ एक्टिविटीज़ भी डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान ये कंडक्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये जो अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसे इंप्लीमेंट करेगी। ऑब्जेक्टिव वही है, सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बिल्ड करना है। जो अगला प्रश्न है इसमें आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अभी, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI। इसके बारे में अभी डिस्कशन स्टार्ट हुआ है कि इसे लॉन्च किया जाएगा ताकि हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें। तो कौन कौन से देश इसका पार्ट हैं ये आपसे पूछा गया है। जापान, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस आपके पास ऑप्शंस हैं। बताइए कौन कौन से देश इसमें हैं। आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। वैसे इंडिया के साथ ये सभी देश फ्रेंडली हैं तो कोई भी हो सकता है इसमें। सही जवाब जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है। इस लिहाज से सही ऑप्शन निकलेगा 1, 2 and 4। डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी इसका सही जवाब है। जो कि देखिए चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ना केवल इंडिया की बल्कि बाकी अन्य देशों की भी है। तो सभी को ही थ्रेट फील होता है कि इन फ्यूचर केस अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो चाइना इस डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठा सकता है। तो हमें ये डिपेंडेंसी बजाय चाइना के ऊपर डालने के आपस में ले लेनी चाहिए, जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जहाँ पर जिनके इश्यूज़ कम हैं, जैसे इंडिया का जापान के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ उतना इशू नहीं है जितना चाइना के साथ है, एंड वाइस वर्सा, उनके साथ भी ऐसा ही है। ये एक प्रकार का ट्राइलैटरल इनिशिएटिव है, इसमें 3 ही देश हैं, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। जो अगला प्रश्न है वो विरूपापुरा गड्डी के बारे में है। ये एक ओवल आइलेट है। आइलेट का मतलब होता है छोटा सा द्वीप और ओवल का मतलब होता है अंडाकार आकार जो होता है इस प्रकार का, उसे ओवल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है किस रिवर से बनता है, मतलब कौन सी रिवर ये आइलेट बनाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में है कावेरी महानदी, पेरियार और तुंगभद्रा। सही जवाब चूज करिए। यहाँ पर देखिए जो सही जवाब है इसका वो डी है। तुंगभद्रा नदी जो है वो इस आइलेट को तैयार करती है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कंफर्म किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ को कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है, ये जिसमें उन्होंने रेस्टोरेंट्स, होटल्स, जो गेस्ट हाउस हैं और जो बाकी अदर बिल्डिंग्स हैं जो विरूपापुरा गड्डी पर बनाए गए थे, कंस्ट्रक्ट किए गए थे, उन्हें वो डिमोलिश कर रहे हैं। तो ये तुंगभद्रा नदी पर बनता है और हम्पी के वेस्ट में सिचुएटेड है। तो उसको उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्पी के बारे में बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में आपको मिलेगा। ये एक हिंदू रिलीजन का पिलग्रिमेज सेंटर है और एंशिएंट इंडिया में, मेडिवल इंडिया में 14वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल भी रही। तुंगभद्रा नदी के बारे में बात करें तो ये स्टेट ऑफ केरला में लार्जली फ्लो करती है। ये बॉर्डर बनाती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच में और अल्टीमेटली कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में। जो अगला प्रश्न है वो फ्लेवोनॉइड्स के बारे में है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक प्रकार का इंपॉर्टेंट प्लांट पिगमेंट है जो उन्हें कलर प्रोवाइड करवाता है। जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलर देते हैं। जो इससे जो कलर निकलता है वो येलो, रेड या ब्लू होता है। जो पत्तियाँ होती हैं
फ्लावर्स की पेटल्स, उनमें जो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है जिससे पॉलिनेटर एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि मधुमक्खियाँ या फिर तितलियाँ, वो अट्रैक्ट होती हैं इन फूलों की ओर और इससे पॉलिनेशन में मदद मिलती है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन या फिर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सही जवाब सी है, दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। हाल ही में जो साइंटिस्ट हैं आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के, उन्होंने पहली बार ये जो फ्लेवोनॉइड्स हैं इनको सिंथेटिक तरीके से बना लिया है, मतलब कृत्रिम तौर पे लैब में बना लिया है। फ्लेवोनॉइड्स का जो इस्तेमाल है वो हम ट्यूबरकुलोसिस और चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट में किया करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि फूलों के खिलने का समय होता है, जब ये खिलेंगे तभी हमें मिलेंगे। इन दैट केस हमारे पास इनकी अवेलेबिलिटी कम रहती थी, तो अगर हम इसे लैब में बना पा रहे हैं तो इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी और हमें इन बीमारियों को क्योर करने में मदद मिलेगी। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वो ग्लोबल फ्यूचर्स रिपोर्ट के बारे में है। किसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, दोनों और कोई नहीं। बताइए क्या है सही जवाब? सही जवाब ए है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का ये एक रिपोर्ट है जो वो रिलीज़ करते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया कि 2050 तक अगर हमने जो हम नुकसान कर रहे हैं नेचर को, अगर हमने उसे रिवर्स नहीं किया तो लगभग दुनिया की इकॉनमी को $10 ट्रिलियन का लॉस होने वाला है। यद्यपि जो GDP होगी उसमें 0.02% का इजाफा होगा। उन्होंने पॉलिटिकल रिस्क भी हाईलाइट किए हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी इससे नुकसान होगा अगर हमने अर्जेंटली जो नेचर को लॉस किया जा रहा है उसे रोका नहीं तो। यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है वो कोल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया कोकिंग कोल को इंपोर्ट करता है ताकि हम स्टील प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि धनबाद सिटी जो है वो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सिटी है इंडिया की, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का दुनिया में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। कोल इंडिया में 1774 से ही माइन किया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर हाई डिमांड रहती है कोल की, लेकिन क्वालिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत बेकार है, इसीलिए कुकिंग कोल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है स्टील प्लांट के रिक्वायरमेंट के लिए। धनबाद सिटी लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सिटी है, ये सही है, और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये भी सही है। ये ईस्टर्न और साउथ सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये 98.26% टोटल नॉन कोल रिजर्व्स इंडिया का रखते हैं। झारखंड और उड़ीसा 2018 के डेटा के मुताबिक 26.06% और 24% रिपोजिटरी अपने पास रखते हैं, डिपॉजिट्स रखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बहुत ज़्यादा कोल का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है, और जो इंडिया का कोल रिजर्व है वो गोंडवाना कोल से बिलोंग करता है, सिमिलर है, और यहाँ पर जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो काफ़ी कम है। जो अगला प्रश्न है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि इन चारों मिनरल्स में से कौन सा नॉन मेटेलिक है? फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, कैडमियम और क्रोमाइट आपके पास ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। नॉन मेटेलिक का अगर आप मतलब जानते हैं तब थोड़ा आपको आसानी हो सकती है। वैसे जो सही जवाब है इसका वो डी है, क्रोमाइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको गलाने के बाद आप कोई नया प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सकते, जबकि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके साथ आप नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये जनरली सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, फॉस्फोराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, गार्नेट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटेलिक मिनरल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एक या एक से अधिक मेटेलिक एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इनके एग्जांपल्स हैं गोल्ड, जिंक, आयरन ओर, मैग्नीज ओर, गोल्ड, बॉक्साइट, सिल्वर, लेड, टिन, कॉपर, क्रोमाइट। ठीक है, कोर्सेस ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं। रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा सा कोर्स लॉन्च किया गया है, दैट इज़ CSU की ये सेकंड बैच है जो कि 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। इसमें 8 महीने में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करने का प्लान बनाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू यूपीएससी, इसमें आपका पूरा यूपीएससी का कोर्स कवर होगा प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में सीसैट भी कवर्ड रहेगा और कुछ एडिशनल क्लासेस भी इसमें आपको अवेलेबल रहेंगी। तो आप इस कोर्स को video.unias.in पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। कल के मैपिंग के पार्ट में आप जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जिसमें नेशनल पार्क और जो फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, ये सारे आप कवर करके रखिएगा। हम वहाँ से आपसे प्रश्न पूछेंगे। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।